नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग उच्चतर शिक्षा प्रणाली के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 में जो परीक्षा आयोजित हुई है उस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। विकल्प ए फारसी, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी हिंदी, विकल्प डी अंग्रेजी। देखिए, पहले तो हम 1854 के इस डिस्पैच के बारे में, वुड डिस्पैच जिसको कहा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसमें प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, फिर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को लेकर और फिर उच्चतर शिक्षा को लेकर तीनों के लिए अलग अलग बातें थी। प्रारंभिक शिक्षा पर वुड डिस्पैच में कहा गया था कि जो स्थानीय भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, वो अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन का माध्यम वो होना चाहिए। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए माध्यम, जो भाषा उनको समझ में आती हो, जो क्षेत्रीय भाषा हो, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बात समझ पाए। फिर माध्यमिक स्तर की बात आई तो वुड डिस्पैच में कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर जो माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का, वो होना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर, यानी कि अंग्रेजी भी और जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी। बिंदु स्पष्ट है। लेकिन ये प्रश्न हमसे है विश्वविद्यालयों के संदर्भ में। तो कॉलेज में उन्होंने जो भाषा को, या हम कहें कि अध्यापन के लिए, पढ़ाने के लिए जिस माध्यम की अनुशंसा की थी, तो सहज ही आप इस विकल्प का चयन कर लेंगे कि वो क्या थी, भाषा अंग्रेजी। कौन सी भाषा होनी चाहिए? अंग्रेजी होनी चाहिए। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि प्रारंभिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को आप प्राथमिकता दीजिए, फिर माध्यमिक स्तर पर आएंगे तो एंग्लो इंडियन, एंग्लो वर्नाकुलर को प्रीफरेंस दीजिए, और जब हम कॉलेज स्तर पर बात करेंगे, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बात करेंगे, तो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए शिक्षा का। बात समझ पाए। सहज ही आप पाएंगे तो फारसी और संस्कृत को तो आप सहज ही हटा सकते हैं। जब प्रश्न आएगा कि हिंदी और अंग्रेजी, तो अब आप ये सोचिए कि ये समय कौन सा है? ये समय है 1854 का। 1854 में भारत में शासन किसका है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। 1857 के विद्रोह के बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत का शासन जाता है। 1854 में किसका है? ब्रिटिश कंपनी का है। तो कंपनी किस प्रकार के लोग चाहेगी, या शिक्षा जिन लोगों को देना चाहेगी, भविष्य में क्या उनसे अपेक्षा करेगी? ये लोग यदि हमारे यहाँ काम करेंगे, बात समझ पाए, तो ऐसी भाषा के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए जो भाषा हम लोग जानते हो, फिर वो उस भाषा का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो हमारे काम भी आ जाएंगे। बस समझ पाए। यदि आप इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो भी आप सहज ही अंग्रेजी के विकल्प का चयन कर लेंगे। बिंदु स्पष्ट हो गया। तो 1854 के वुड एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव जो दिया गया था, वो भारतीय विश्वविद्यालय में अनुदेशन का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। मैं आपसे निरंतर ये बात कहता हूं कि 2020 के बाद से 21 हो, 22 हो, 23 हो, जब जब परीक्षा आयोजित हुई है, एनईपी 2020 से प्रश्न बना है, आगे भी बनेगा। निरंतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निरंतर प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। एक तो बहुविषयक वाली बात है, अधिकाधिक विद्यार्थियों के नामांकन वाली बात है, और जो हमारा GER है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात है, उसको बढ़ाने की बात है। अभी 2018 तक 26.3% के आसपास था, उसको 50% करने की बात है, यानी कि लगभग 2 गुना करने की बात है। कब तक? 2035 तक, कि उसको आप लगभग 2 गुना कर दीजिए। विद्यार्थियों के संदर्भ में अधिकाधिक नामांकन करने के लिए 2040 तक का समय रखा गया है। शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, पहुंच को लेकर, गुणवत्ता को लेकर और वहनीय शिक्षा को लेकर। वहनीय शिक्षा मतलब यह हुआ कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो एजुकेशन। बात समझ पा रहे हैं? आप देखते होंगे कि एक कुछ समय पहले तक आपने खबरों में देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके बस्ते को, उनके बैग को कम करना है, हल्का करना है, उसका वजन कम करना है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही तो बात आई। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाली बात है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको केयर की भी आवश्यकता है, उनको शिक्षा की भी आवश्यकता है, तो उनके ऊपर इतना बर्डन, उतना दबाव ना आ जाए पाठ्यक्रम का कि वो अपना बचपन छोड़ दें या बचपन ना जी पाए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाली बात है कि उनका ध्यान भी रखना है, उनको पढ़ाना भी है, उनको खेल खेल में शिक्षा देनी है। बिंदु स्पष्ट हो गया। ये एक सामान्य से पृष्ठभूमि होगी। अब इस प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के, स्किल को लेकर
भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ये किसके साथ होगा? हम कहें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बिंदु स्पष्ट हो गया। लेकिन वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से कई प्रकार के प्रश्न अन्य बन सकते हैं। लक्ष्यों को लेकर बन सकता है, सकल नामांकन जो हमने अनुपात की बात की थी उसको लेकर प्रश्न बन सकता है, बहुविषयकता को लेकर प्रश्न बन सकता है, अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक प्राप्त करना है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। अन्य बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान के निम्नलिखित में से कौन से फोकस क्षेत्र हैं? उन्नत भारत अभियान के बारे में एक सामान्य सी जानकारी लीजिए कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी अंतर है उसको पाटने का काम किया जाएगा। उन्नत भारत अभियान एक हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जो पहले हैं वहां हम इस बिंदु को पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम उन्नत भारत अभियान की ही बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो शिक्षण संस्थान है, उच्चतर शिक्षण संस्थान, वो क्या करेंगे, प्रत्येक संस्थान 5 गांवों को गोद लेगा और 5 गांवों को गोद लेकर वो क्या करेगा कि उस गांव में जो तकनीकी अवसंरचना है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें और विकसित की जा सकती है, ये पूरी रूपरेखा का वो निर्माण करेगा। बात समझ आ गई? हर एक संस्थान क्या करेगा, 5 गांवों को गोद लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रौद्योगिकी अंतर है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का वो कम हो जाएगा। बिंदु स्पष्ट है। अंतिम लक्ष्य इसका यह भी है कि इससे क्या होगा, गांवों से होने वाला पलायन कम होगा। अब विकल्प देखते हैं। ग्रामीण समूहों का समग्र विकास, बात एकदम ठीक हो जाएगी। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक पाठ्यचर्चा और शोध कार्यक्रमों को पुनर्विमुख करना तथा कि उन्हें स्थानीय विकास के साथ जोड़ा जा सके, यही तो बिंदु है, स्थानीय विकास के साथ। जमीनी स्तर पर प्रभावी पहल को सक्षम करना, बात एकदम ठीक है। नैतिक मूल्यों को मन में बैठाना, ये उन्नत भारत अभियान में नहीं है कि नैतिक मूल्यों को मन में बैठाने जैसी बात। तो उन्नत भारत अभियान में क्या है कि वो जो प्रौद्योगिकी अंतर है ये हमें ध्यान रखना है कि उस प्रौद्योगिकी अंतर को कम से कम करना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है। इसी के लिए क्या होगा कि जितने भी उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं ये तकनीकी वाले सब क्या करेंगे, 5-5 गांवों को गोद लेंगे। जब तकनीकी उच्चतर शिक्षण संस्थान 5 गांवों को गोद लेगा तो वो वहां के तकनीकी विकास की एक रूपरेखा का निर्माण करेगा जिसके अनुसार आगे फिर वहां विकास किया जाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सही विकल्प हो गया हमारा ए। बात स्पष्ट हो गई। मार्च 2023 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर यानी कि ऐसे विश्वविद्यालय जो केंद्रीय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हो या नियमित किए जाते हो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या है 56। ये संख्या आपको कहां से अपडेट करनी है? जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो आपको साइट विजिट करनी है ugc.gov.in। जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा HEIs, ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक वो मिल जाएगा। वहां आप जाएंगे तो आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनकी संख्या, उनका पता, उनका दूरभाष, सब चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप लैपटॉप में ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको राज्यवार भी सूची मिल जाएगी कि किस राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक सारी जानकारी आपको, चाहे आप राज्य विश्वविद्यालय के बारे में प्राप्त करना चाहते हो, आप सम विश्वविद्यालय के बारे में प्राप्त करना चाहते हो, आप राज्य निजी विश्वविद्यालय के बारे में संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यहां मिल जाएगी। तो परीक्षा में जाने से पहले संभावना अधिक ये होती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या में तो परिवर्तन अभी जल्दी में आएगा नहीं, लेकिन जो राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य निजी विश्वविद्यालय है, सम विश्वविद्यालय है, उनमें हर बार परिवर्तन होता है। उनमें लगभग आप ये मानेंगे जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा देने जाने से पहले उसको अपडेट करना आवश्यक है, उनमें बहुत अधिक परिवर्तन होता है। बात समझ पाए? अब यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सामान्यतः कुछ विश्वविद्यालय जो प्रमुख हैं वो आपको ध्यान रह जाए। ऐसा नहीं कि आपको पूरे 56 विश्वविद्यालय याद रखने हैं, वो संभव भी नहीं होता, भूल जाते हैं। तो आपको कुछ प्रमुख तो याद रह जाएं। जैसे हम कहेंगे आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय याद होगा, आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय याद होगा, आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय याद होगा, आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय याद होगा, आपको दिल्ली विश्वविद्यालय याद होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया आपको याद होगा। एक आप जब हम शीर्ष 10 की बात करते हैं तो उन शीर्ष 10 में एक पश्चिम बंगाल का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो भी आता है, वो आपको ध्यान रखना है।
एक आप मेघालय का याद रख लेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वो आप याद रख लेंगे, वो भी आपको याद रख लेना है, वहां से भी प्रश्न आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी का, उसको आप याद रख लेंगे। तो ये प्रमुख प्रमुख 10 विश्वविद्यालय हो जाएंगे केंद्रीय, ठीक है, जो शीर्ष 10 की बात हम कर लेते हैं वहां। चलिए, अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए इन विकल्पों में यदि हम बात करें नागालैंड, तो हाँ, नागालैंड विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद में आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नहीं, केंद्रीय नहीं है। सिक्किम की बात आएगी, सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम है। मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर है। गुवाहाटी, नहीं, ये भी नहीं है, केंद्रीय नहीं है। तो पहला हम कहेंगे नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। तो नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर, यदि इसमें देखेंगे तो किसमें 1, 3 और 4, विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा, बी। बिंदु स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया है, बात सही है। दूसरा कथन है, भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी एक स्वायत्त संगठन है, बात ये भी सही है। ये 1961 में और ये 1953 में स्थापित हुआ था, 28 दिसंबर 1953 को। लेकिन जब हम सांविधिक संगठन बनने की बात करते हैं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होने की बात करते हैं, तो वो क्या है, 1956। तो पहला कथन भी सही है, एनसीईआरटी 1961 में स्थापित हुआ था। दूसरा कथन भी सही है। तो एनसीईआरटी एक स्वायत्त संगठन है, स्थापना 1961 में हुई थी, बात स्पष्ट हो गई। फिर एक यहीं पे जान लीजिए कि जो यूजीसी है, जब हम तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन है, वो यूजीसी है। कई बार आपको एनसीईआरटी विकल्प में देगा कि तृतीयक स्तर पर, टर्शियरी लेवल पर जब बात करते हैं, तो मुख्य शासी निकाय क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी नहीं है, यूजीसी है। बिंदु स्पष्ट हो गया। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप एकदम से नोट करके रख लेंगे कि जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, सम विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिनको कहते हैं कि विश्वविद्यालय समझा जाए, वो राज्य निजी विश्वविद्यालय, इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। बात समझ पाए। जब आप यहां देखेंगे, इस पर जाकर आप लिस्ट देखेंगे, सूची देखेंगे, तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा 12B वाला, धारा 12B के अनुसार, ठीक है। तो जो राज्य विश्वविद्यालय है उनकी संख्या अधिक है, लेकिन 12B के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या कम है। तो यूजीसी के कुछ मानक है, उन मानकों को जो पूरा करता है, जिन पर वो शर्तें लागू होती हैं, उनको इसमें रखा जाता है 12B में। तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। अभी वर्तमान में शायद 251 के आसपास है, 251 ही है शायद अभी। इसमें भी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो वो जब आप यहां विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बात समझ आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली से 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसको आपने समझा होगा। प्रश्नों की जो प्रकृति है वो आपसे परीक्षक अब जितनी व्यवहारिकता की मांग करता है वो आप समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।